हॅलो. येस, माझा आवाज येतोय? पूजा, माझा आवाज येतोय का? हो, येतो. गुड. थँक यू. येस. तर आज आपल्या नवरात्रीच्या स्पेशल सेशन आपण जे घेतोय लेक्चर सेशन, त्याचा डे 5 आहे. आज आपला 5वा दिवस आहे आणि आज आपल्या नवरात्रीमधली 5वी देवी, जी देवी स्कंदमाता, तिची आराधना आणि पूजा आपण करत असतो. तर चला आपण आजच्या आपल्या सेशनला सुरुवात करूया. त्या अगोदर मी माझी स्लाईड हे करते, शेअर करते आणि मग आजच्या आपल्या सेशनला आपण सुरुवात करूया. तर आजचा जो आपला विषय आहे, तो आहे हाडांची काळजी. हिंदीमध्ये म्हटलं तर जोड़ों का दर्द किंवा सगळ्यांनाच तो प्रॉब्लेम असतो. तो जोड़ों का दर्द, हड्डियों का प्रॉब्लम और उसके लिए किस तरीके से हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या-क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल्स है, उसके बारे में हम लोग आज थोड़ी-सी जानकारी लेने वाले हैं। यस? तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। यस। सो आज का जो विषय है वो है जोड़ों और हड्डियों की देखभाल करना, क्योंकि हम सभी महिलाओं को ज्यादातर कमर में दर्द, बैक में दर्द, पैरों में दर्द ऐसे होते ही रहता है। और ये सब क्यों होता है, उसके क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं और किस तरीके से उसे हम अवॉइड कर सकते हैं या उसको कंट्रोल रख सकते हैं या ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस विषय के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भगवान धन्वंतरी और हमारे आराध्य दैवत भगवान श्री स्वामीनारायण और आज की हमारी स्कंद माता को नमन करके आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स है और हर एक जॉइंट में अलग अलग टाइप्स के पेन हम महसूस करते हैं। स्पाइन, कुछ पेशेंट होते हैं ना, उनको स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, कमर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, चलने में प्रॉब्लम होना। उसी के साथ साथ हिप जॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट है, जो मूवमेंट करने के लिए हमको बहुत जरूरी है और बोलते हैं ना, खड़ा रहना, सभी कुछ ये जॉइंट के ऊपर उसका पूरा वजन हमारे बॉडी का ये जॉइंट के ऊपर रहता है। सो हिप जॉइंट दैट इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और उसमें भी बहुत सारी बीमारियां होती है और वहां पे अगर तकलीफ होती है, एवियन जैसी बीमारियां होती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। हैंड्स के जॉइंट्स हमारे कितने सारे जो छोटे छोटे ये जो उंगलियां है, इनके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे जॉइंट्स है, तो उसमें भी कभी कभी दर्द होता है, जैसे रुमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट जैसी बीमारी है, तो वो जॉइंट्स में भी आपको दर्द हो सकता है। पैरों की हड्डियों में जो जॉइंट्स है, उनके अंदर आपको पेन या दर्द हो सकता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सभी को होता है, घुटनों में दर्द होना, है ना, नी जॉइंट पेन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम की जो आजकल ज्यादातर सभी बड़े जेंट्स लेडीज सभी में मिलता है, परंतु ज्यादातर महिलाओं में ये ज्यादा दिखाई देता है और उसके बहुत सारे कॉजेस है, रीजन है, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। और इसी के अलावा बाकी के भी बहुत सारे जॉइंट्स है, जैसे पीछे में दिखा एल्बो जॉइंट है, हमारा शोल्डर जॉइंट है, किसी को फ्रोजन शोल्डर होता है, किसी को एंकल में पेन होता है। सो वी हैव मल्टीपल जॉइंट्स और 206 हमारे बॉडी के अंदर बोन है। वो सभी बोन्स में और सभी जहां जहां पे बोन एक दूसरे को जुड़े हैं, वहां वहां पे जॉइंट है, तो वहां पे हमको पेन हो सकता है। अब ये पेन होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, और इसको हमको किस तरीके से समझना है। तो एक सिंपल हम लोग ये पहले नी जॉइंट का एग्जांपल देखेंगे तो बाकी आपको अपने आप से समझ में आएगा। जो जॉइंट होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, दो हड्डियां होती है। हड्डियों को जोड़ने के लिए, उनको एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए, अटैचमेंट के लिए कार्टिलेज होता है, जो कि एक सॉफ्ट फाइब्रस, एक ऐसा पतला सा लेयरिंग होता है। और वो कार्टिलेज के अंदर भी एक फ्लूइड जैसा रहता है, जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। कुछ जॉइंट्स में ये रहता है, कुछ जॉइंट में नहीं भी रहता है। सो ये जो फ्लूइड रहता है, ये जॉइंट की मूवमेंट्स को इजी करता है और ये कार्टिलेज जो है, ये सपोर्ट देता है बोन्स को। जब किसी भी वजह से ये कार्टिलेज थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, कार्टिलेज बोन्स का एक बोलते हैं ना, एक सराउंडिंग वाला एक लेयरिंग आप बोल सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसमें कुछ अटैचमेंट के लिए कुछ जरूरी होता है ना। सो दिस इज द सेम वे कार्टिलेज यहाँ पे काम करता है। तो जब भी अगर नॉर्मली हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी देखे, तो नी के जॉइंट में जैसे ये पिक्चर में दिखाया है आपको, थोड़ा सा उससे अंदाजा आ जाएगा
कि ये जो व्हाइट कलर का दिखाया है ये कार्टिलेज है, येलो कलर के जो है ये बोन्स है, और उसके अंदर ये जो पर्पलिश कलर का जो फ्लूइड जैसा दिखाई दे रहा है दैट इज द साइनोवियल फ्लूइड, जो दोनों कार्टिलेज के अंदर एक मूवमेंट के लिए, एक वंगन जैसे आयुर्वेद में हम लोग बोलते हैं, या हम लोग कोई भी दरवाजे में या इसमें ऑयलिंग डालते हैं, वैसा ये साइनोवियल फ्लूइड आपको वहां पे ऑयलिंग का काम करता है। तो जब भी किसी भी वजह से ये कार्टिलेज अगर थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, तो क्या होता है, ये बोन्स अपने आप में पास आ जाते हैं। तो डॉक्टर नॉर्मली हम लोग एक्सरे निकालते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि स्पेस कम हो गई है, रिड्यूस स्पेस्ड है, जैसे। तो ये सब जो चेंजेस है ये इसी वजह से होते हैं, क्योंकि कार्टिलेज जो है हमारा थिन हो जाता है, और उसकी वजह से ये बोन धीरे धीरे, अगर ये कार्टिलेज और ज्यादा कम हो जाते हैं, उसका लेखन हो जाता है, वो घिस जाते हैं किसी भी वजह से, तो फिर ये वो हड्डियां दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, और इसकी वजह से हमको पेन होता है। जो भी दर्द हमको होता है इसकी वजह से होता है। तो ये जो भी प्रॉब्लम होता है उसका, उसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, तो एज के हिसाब से नॉर्मली होता है। बहुत सारी महिलाओं को या जेंट्स को भी एज जैसे होता है 60 या 70 के बाद, जैसे एज हमारा, जैसे दांत हमारे सफेद गिर जाते हैं या बाल सफेद हो जाते हैं, वैसे ही हड्डियां भी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, वहां के कार्टिलेज घिस जाते हैं, इतना इतने साल से हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से फिर उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। परंतु ये एज से रिलेशन में होने वाला प्रॉब्लम समझ में आ सकता है 60 के बाद या 70 के बाद, परंतु आजकल तो बहुत अर्ली स्टेज में 40 की उम्र में ही लड़की लेडीज लोगों को ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो उसके भी रीजंस है कि उसमें कुछ अलग अलग उनको डिसीजेस हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, कैल्शियम की कमी या न्यूट्रिशन की कमी, जो आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो स्निग्धता युक्त पदार्थ, वो अगर हम लोग बहुत कम सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये कार्टिलेज जो है धीरे धीरे घिसना, ज्यादा ज्यादा मात्रा में घिसते हैं, और जल्दी से हमको जॉइंट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। किसी चीज की डेफिशिएंसी हो सकती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, वो भी एक कारण हो सकता है। जेनेटिक रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों में ये जो जॉइंट पेन या अर्थराइटिस वाला पेन होता है वो जेनेटिकल होता है, उनके फैमिली में भी होता है, उनके मम्मी पापा को, उसकी वजह से उनको भी आता है। एंड अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज मेलाइटस है, ओबेसिटी है, कल हमने देखा कि वजन ज्यादा होगा तो ये वजन, ये घुटनों पे आएगा या हिप जॉइंट पे आएगा, पैरों पे आएगा, और वो वजन बियर करना घुटने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उसको डिफिकल्ट हो सकता है, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइफस्टाइल, हम लोग कैसे खड़े रहते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, ये सभी जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स है, वो भी तय करती है कि हमारे घुटने कितने अच्छे तरह, घुटने या तो घुटना एक एग्जांपल ले रहे हैं, बट और जॉइंट्स हमारे बॉडी के किस तरीके से हम लोग ज्यादा समय तक उसको मेंटेन कर सके, क्योंकि हमारा मोटो क्या है कि ज्यादातर ज्यादा जब तक हम लोग है तब तक हमको अपने पैरों पे चलते आना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सो इसीलिए हमको लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करना जरूरी होता है। ये सभी जैसे फ्रोजन शोल्डर है, गर्दन में पेन है, बैक में पेन है, घुटने में पेन है, ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और आजकल क्या, पैसे पहले भी थे लेकिन आज बहुत अर्ली स्टेज में वो आ गया है। 30 या 40 की उम्र में ही लड़की लेडीज लोगों को ये पैर दर्द होता है, लड़कियों को भी यंग एज में भी लोगों के पैर दुखते हैं, पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। तो ये सब जो हो रहा है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम टाइम हार्मोनल चेंजेस एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और गलत पोस्चर। अभी आजकल जैसे मोबाइल पे कंप्यूटर पे काम करते तो कंटिन्यूअसली आपकी गर्दन ऐसे नीचे की तरफ झुकी रहती है, या खड़े रहते समय आड़े टेढ़े खड़े रहते हैं लोग, इसकी वजह से ये पोस्चुरल जो डिफेक्ट हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होता है, उसकी वजह से ये बोन्स में और हड्डियों में चेंजेस आते हैं। अभी कॉमन कॉजेस क्या क्या है, नॉर्मली जो देखते हैं, जैसे हमने देखा कि एज रिलेटेड कॉजेस ये तो है ही, बट कभी कभी ऐसे होता है कि किसी को फ्रैक्चर हो सकता है, कि कुछ गिरते हैं या यहाँ वहां पे कुछ इंजुरी हो जाती है, इसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। समटाइम्स डिसलोकेशन होता है, डिसलोकेशन मतलब क्या, कि जो बोन्स और जॉइंट जो एक दूसरे के साथ अटके हुए, वो अगर अटक जाए, निकल जाए एक दूसरे के अंदर से, तो उसको बोला जाता है डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट। अगर वो है तो भी आपको जॉइंट में पेन या तकलीफ हो सकती है, एज रिलेटेड डिजनरेशन, एज के हिसाब से होने वाला। फिर उसके साथ जो स्प्रेन होते हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग चलते चलते, बहुत ज्यादा लेडीज में ऐसे देखा जाता है कि हील की चप्पल, बहुत हेवी हील्स पहने जाते हैं, इसकी वजह से कभी कभी स्प्रेन होता है, पैर मुड़ जाता है,
जिसकी वजह से लिगामेंट टियर होता है। अभी इसमें क्या है, हड्डियों में फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन लिगामेंट जो है हड्डियों को जोड़ने वाले जो एक फाइबरस टिश्यूज है, उसमें अगर टियर होता है या इंजुरी हो जाती है, उसकी वजह से भी आपको कंटिन्यूअसली बहुत दिनों तक पेन उस एरिया में या उस जॉइंट में हो सकता है। देन स्ट्रेन, बहुत ज्यादा स्ट्रेचेस या बहुत ज्यादा ओवरलोड अगर वो जॉइंट पे आ रहा है, उसकी वजह से भी मसल्स में टियरिंग हो जाता है, खिंचाव आ जाता है बहुत ज्यादा। जो टेंडन होते हैं, टेंडन मतलब और एक टिश्यूज होते हैं जो बोन्स को सपोर्ट देने के लिए, वो जॉइंट को सपोर्ट देने के लिए वहां पे चिपका है, मसल का लास्ट एंड पार्ट इज कॉल्ड एज टेंडन। तो वो टेंडन की उसमें भी कभी कभी खिंचाव की वजह से एक इंजुरी होना, ये सब पॉसिबल कॉमन कॉजेस हो सकते हैं। टेंडनाइटिस, ब्रूसाइटिस मतलब दिस इज द इन्फ्लेमेशन। जॉइंट के अलग अलग जो ये सब स्ट्रक्चर्स है, टेंडन है या कार्टिलेज है, इसमें अगर स्वेलिंग होता है, इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसकी वजह से भी आपको ये जॉइंट के क्या प्रॉब्लम या पेन हो सकता है। अभी नॉर्मली अर्थराइटिस जिसको हम लोग बोलते हैं, अर्थराइटिस मींस जॉइंट में होने वाला स्वेलिंग, या फिर जॉइंट में जब किसी भी वजह से स्वेलिंग हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्थराइटिस। उसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। आयुर्वेद के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे तो संधिगत वात बोलते हैं, आमवात बोलते हैं, वात रक्त बोलते हैं। वैसे ही मॉडर्न के हिसाब से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो एज से रिलेशन में होने वाला एक बीमारी है, जिसमें वियर एंड टियर कंडीशन जो कार्टिलेज को ब्रेक थ्रू करती है, और जिसकी वजह से जैसे हमने वो अभी नी जॉइंट का पिक्चर देखा, द सेम दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये कुछ अलग बीमारी जैसी है, कि जिसको आयुर्वेद में हम लोग आमवात के नाम से जानते हैं, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें अपनी ही बॉडी के कुछ एब्नॉर्मल सेल होते हैं जो अपनी ही बॉडी के जो जॉइंट्स है उनको तकलीफ देना शुरू करते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना कि घर का ही भेदी, या घर के ही लोग तकलीफ देंगे तो बाहर के लोगों को क्या बोलेंगे। द सेम वे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अपनी ही बॉडी के अंदर के अच्छे वाले सेल्स कुछ अपने दूसरे सेल्स को तकलीफ देना शुरू करते हैं, और इसकी वजह से अपनी इम्यून सिस्टम खराब हो जाती है, और उसका इम्पैक्ट जॉइंट के ऊपर होता है, जिसमें कि बहुत सारे छोटे जॉइंट से शुरुआत होके फिर बड़े बड़े जॉइंट्स में भी ये पेन हो सकता है। एंड द थर्ड डिसीज इज गाउट, जिसको कि हम लोग वात रक्त बोलते हैं। गाउटी एक नोड्यूल्स या यूरिक एसिड ज्यादा जिसमें होता है, वो पेशेंट में जब भी जो यूरिक एसिड लेवल से भी अप होता है, ज्यादा होता है, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, वो जॉइंट में जाके बैठ जाते हैं, अटक जाते हैं, और उसकी वजह से भी जॉइंट्स में पेन हो सकता है। तो ये ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स या बीमारियां जॉइंट से रिलेशन में हो सकती है। कुछ बोन्स में, डायरेक्ट अभी जॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोन्स में, हड्डियों में प्रॉब्लम है, तो क्या हो सकता है, ऑस्टियोपिनिया। एंड द नेक्स्ट लेवल इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपिनिया मतलब बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो कैल्शियम की जो घनता है, अगर वो कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपेनिया। और उससे भी ज्यादा अगर कैल्शियम की लेवल और ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से बोन जो है वो पोरस हो जाते हैं, मतलब उसमें होता है ना, एक गैप 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 ऐसे आ जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस इज जैसे बोन्स के अंदर का जो कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मली डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस चेंजेस है, आप ध्यान रखिएगा, कभी भी गलती से अगर गिर जाओगे तो फ्रैक्चर होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जिनको होता है, उनके हड्डियों का जो स्ट्रांगनेस है, जो घनता है, वो कम हो जाती है। घनता को आप नॉर्मल लेवल पे अगर समझो तो कोई भी चीज, अगर आप लोग बोलते हैं खीर बनाते हो, खीर बना रहे हो आप, या दूध की बासुंदी बना रहे हो, तो कितना थिकनेस है वो, जितना थिक और जितना अच्छा होगा उतना वो स्टेबल या थिक रहेगा। जितना पतला करेंगे उतना वो उसके जो पार्टिकल्स है वो स्कैटर्ड होते जाएंगे। द सेम वे बोन्स जो है, जो बना हुआ है जिस कैल्शियम के सपोर्ट से, कैल्शियम के मॉलिक्यूल से, अगर वो स्कैटर्ड है, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो उसमें गैप गैप पोरस स्ट्रक्चर, पोरस मतलब एक काय म्हणू शकतो त्याला, जिसमें बहुत सारे गैप रहते हैं, होल होल जैसा रहते हैं, खुरखुरत, किंवा एखादा जैसे कि एक कोई लकड़ी है, वो लकड़ी है तो दिखने में बहुत बड़ी, बट वो अंदर से पूरी खोखली हो चुकी है, तो कैसा होगा, द सेम वे बोन्स यहाँ पे हो जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। और अगर वैसी कंडीशन होती है तो यकीनन आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत अति मात्रा में बढ़ सकता है, होने के चांसेस बढ़ते हैं। देन कभी कभी बोन्स में इंफेक्शन भी होता है, जैसे हमको लंग्स में इंफेक्शन होता है, आंखों में इंफेक्शन होता है, वैसे ही बोन्स में भी इंफेक्शन होने के चांसेस है, और उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। या कभी जॉइंट में इंफेक्शन होता है, जो भी जॉइंट्स है आपके,
सभी जॉइंट जो हमने अभी तक देखे, सभी कोई भी जॉइंट में अगर इन्फेक्शन होता है तो वी कॉल्ड इट एज अ सेप्टिक अर्थराइटिस। जो जॉइंट में पेन है उसके अकॉर्डिंगली उसको नाम दिया जाता है। तो वहां पे अगर इन्फेक्शन है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरल, प्रोटोजोअल, कुछ भी टाइप का इन्फेक्शन है, तो उसको सेप्टिक अर्थराइटिस ऐसा कहा जाता है। अभी ये सब तो बीमारियां हैं, बट उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? सभी में सिम्टम्स कॉमनली सेम होते हैं। सभी कोई भी बीमारी आपको कुछ भी हो, बट सिम्टम क्या होगा? जॉइंट में पेन होना, वहां पे इतना स्टिफनेस आ जाना कि उठते बैठते आपको तकलीफ होती है, वहां पे स्वेलिंग होना, सूजन वहां पे आ जाती है। जो भी आपका जॉइंट है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, वहां पे सूजन हो सकती है, रेडनेस हो सकता है, ईचिंग हो सकती है। वहां पे उस जॉइंट की थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे तो आपको सीवियर पेन हो सकता है। इसकी वजह से डिफिकल्टी इन मूविंग, वो जॉइंट, वो एरिया आप मूव नहीं कर पाते हो। अगर पैरों में, घुटने में दर्द है तो आप नीचे बैठ नहीं पाओगे, वॉशरूम के लिए बैठ नहीं पाओगे, या नीचे जमीन पे पलाटी मारकर नहीं बैठ सकते हो। तो ऐसे कोई भी जो जॉइंट जो मोमेंट के लिए जरूरी है, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है या शोल्डर जॉइंट में प्रॉब्लम है, तो आप हाथ ऊपर नहीं कर सकते हो, नीचे नहीं कर सकते, पीछे के साइड में नहीं लेके जा सकते हो। आपको गर्दन में पेन है तो गर्दन को मूवमेंट करने में आपको दिक्कत हो सकती है। सो जो जॉइंट में प्रॉब्लम है वहां की मूवमेंट आपकी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है ड्यू टू ये स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन। रेडनेस होना, वार्मथ अराउंड द जॉइंट, अगर आप वहां पे हाथ लगाओगे तो आपको गर्माहट महसूस होगी। जो जॉइंट में आपको तकलीफ है, आप सिंपली वहां पे हाथ लगा के चेक करो, लगाओ अपने घुटनों को हाथ या अपने जॉइंट को हाथ, तो आपको अगर वहां पे वार्मथ या थोड़ा हल्का सा गर्म महसूस हो रहा है, दैट मीन्स अंदर इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग हो चुका है वहां पे। देन बोन्स में पेन होना, इतना पेन होता है कि सहन नहीं हो पाता है। जो जॉइंट में पेन होता है उसमें तो ऐसे है कि जब मूवमेंट करेंगे तभी पेन होता है, अदरवाइज वो अच्छे रहते हैं पेशेंट। लेकिन जब बोन्स के साथ में पेन होता है, बोन से रिलेशन में पेन होता है, तब वो मोमेंट करे या ना भी करे, पेशेंट बैठा हुआ है तो भी उसको दर्द होता है, इतना सीवियरली उसमें पेन होता है, टेंडरनेस होता है। टेंडरनेस मतलब टच करने के बाद उसको सह नहीं हो पाता है। सेंस ऑफ वीकनेस, चलने में दिक्कत आती है, ऐसा लगता है अभी मैं गिर ही जाऊंगा या गिर ही जाऊंगी। तो ये सब जो वीकनेस आता है चलने में, उठने में, बैठने में, ये जो है बोन्स के वीकनेस की वजह से या बोन्स फ्रेजाइल होने की वजह से ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम्स हो सकते हैं। उसी के साथ साथ सियाटिका वाला जब दर्द होता है, नर्व्स का पेंडिंग, वहां पे बोन्स में तकलीफ नहीं है, जॉइंट में तकलीफ नहीं है, लेकिन नर्व्स जो है कंप्रेस्ड है। और उसका भी एक्चुअली मेन रीजन जो है, अगर हम लोग रूट कॉज को एनालिसिस करें, तो स्पाइन के जो बोन्स है उसमें प्रेशर आता है, वहां पे कंप्रेशन होता है, इसकी वजह से ये नर्व्स का पेन चालू होता है। सो देयर आर मल्टीपल ऐसी दूसरी बीमारियां कि वो नर्व्स के, उसका ओरिजिन है या उसका जो मेन प्रॉब्लम है वो नर्व्स में है, परंतु वो नर्व्स का प्रॉब्लम होने के लिए ये बोन्स और अपने जॉइंट्स यही कारणीभूत होते हैं या यही मेन कारण उसके लिए होते हैं। और इसीलिए ये हड्डियों का और बोन्स का ख्याल रखना, उसको अच्छी तरीके से उसका ध्यान रखना, ये हमें आवश्यक है। अभी मॉडर्न के हिसाब से अगर आप देखो, और मॉडर्न के डॉक्टर के पास या एलोपैथी के डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो, तो नॉर्मली अलग अलग टाइप्स की ट्रीटमेंट ये सभी जॉइंट प्रॉब्लम्स के लिए दी जाती है। प्राइस मेथड ऐसा हम लोग उसको मॉडर्न के हिसाब से बोलते हैं, दैट इज प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस आइस पैक लगाने के लिए बोलते हैं ना, बर्फ से सेकने के लिए बोला जाता है, कंप्रेशन और इलिवेट, ऊपर करके रखो, प्रोटेक्ट करो उसको, वहां पे कुछ लगने मत देना, आराम करो। अगर कुछ भी आपको फ्रैक्चर होता है, कुछ घुटनों में दर्द होता है, कुछ भी, तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि नीचे मत बैठो, सोफे पे ही बैठो, कमोड का इस्तेमाल करो। दैट मीन्स हमको उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको जितना हो सके संभाल के रखना है, क्योंकि अभी वो तकलीफ में है या उसको तकलीफ हो रही है, तो उसको रेस्ट देना भी जरूरी है। आइस से जब हम लोग सिकाई करते हैं, तो टेम्पररीली वहां की जो नर्व्स है उसका सेंसेशन हम लोग स्लगिश करते हैं, कम करते हैं, उसकी वजह से हमको पेन जो है वो कम होता है, परंतु वो पूरी तरीके से नहीं जाता है। कंप्रेस करना, दबा के रखना, बांध के रखना, या फिर इलिवेट करके रखना, ऊपर की तरफ रखना, ऐसे नॉर्मली ट्रीटमेंट किया जाता है। कभी कभी पेन किलर की दवाइयां भी दी जाती है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं, कैल्शियम का सपोर्ट या कैल्शियम के मेडिसिन भी दिए जाते हैं। लाइफस्टाइल को चेंजेस करने का एडवाइस दिया जाता है कि अभी आपको जॉइंट का प्रॉब्लम हो चुका है, अभी आप नीचे नहीं बैठोगे, कमोड का ही इस्तेमाल करोगे, डाइनिंग टेबल पे ही बैठोगे, सोफे पे ही बैठना है, आपको नीचे नहीं जाना है, सीढ़ियां नहीं चढ़ना है, ये सब। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस का एडवाइस ये भी बहुत जरूरी होता है। और उसी के साथ साथ अगर जरूरत पड़ती है तो फिजियोथेरेपी की हेल्प हम लोग ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी में क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग
किया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन की जाती है, मोबिलिटी थोड़ी सी मेंटेन की जाती है। तो अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती है फिजियोथेरेपी में भी। अल्ट्रावायलेट रेज की ट्रीटमेंट या थोड़ा सिकाई नली या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से की जाते हैं, जिससे कि आपकी जो मसल्स है या आपकी जो जॉइंट्स है उनको थोड़ा स्ट्रेंथ मिलता है, उसकी मोबिलिटी, वहाँ की जो जॉइंट है उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आजू बाजू के जो मसल्स है जो स्टिफ हो चुके हैं उनको थोड़ा रिलैक्स किया जाता है, जिसकी वजह से आपको थोड़े दिन के लिए अच्छा लगना शुरू हो जाता है। परंतु ये सब ट्रीटमेंट तो ठीक है, दिस इज टेम्पररी अप्रोच, है ना? अभी आपको तकलीफ हो रही है तो टेम्पररी आपको अच्छा लगने के लिए आपको ये सब ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। सो आयुर्वेद में हम लोग इसको किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं या क्या करते हैं वो अभी हम लोग समझेंगे। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही क्यों करना जरूरी है? मैं मेरे सभी पेशेंट को वो हमेशा यही बात कहती हूँ कि जो भी जॉइंट पेन या स्पाइन के रिलेशन में, जॉइंट के रिलेशन में, हड्डियों के रिलेशन में पेशेंट मेरे पास आते हैं और जिनका एज 50 अबव है या 60 अबव है, तो ये एज के हिसाब से होने वाली तकलीफ है। बट इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आपकी लाइफस्टाइल से, आपके खान पान से। आप ऐसे कुछ चेंजेस अगर आप करते हो तो यकीनन आपके घुटने जो अभी धीरे धीरे घिसना चालू हो चुके हैं, उसको हम लोग, उसका जो प्रोग्रेशन है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। स्लो करने की वजह से क्या होगा, जब तक आपकी लाइफ है आगे की 25-30 साल, जब जब तक आप हो, तब तक आप अपनी लाइफ को सही तरीके से जी पा सकते हो। नहीं तो क्या होगा, अगर जल्दी से वो आपके जो घुटने हैं या जो भी आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, वो जल्दी से घिस जाएँगे, तो फिर आपको ऑपरेशन करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट एलोपैथी का जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है दैट इज़ द नी जॉइंट रिप्लेसमेंट। एक ही ऑप्शन होता है कि अभी घुटने इतने जॉइंट हो चुके हैं, हड्डियाँ एक-दूसरे को, अभी ऑप्शन नहीं है, अभी घुटनों को पूरी तरीके से चेंज किया जाता है, आर्टिफिशियल जॉइंट वहाँ पे बिठाया जाता है। परंतु अगर ये आपको अवॉइड करना है, अगर आप चाहते हो कि मुझे लाइफ में कभी भी घुटने का ऑपरेशन करना ना पड़े, या कोई भी, अगर आपने घुटने का ऑपरेशन कर भी लिया चलो, लेकिन बाकी के जॉइंट्स का क्या? कितनी जगह पे आप ऑपरेशन करोगे? तो आपको तो सबसे पहले तो उसकी जो रूट है, उस किसकी वजह से ये हो रहा है, उसको अवॉइड करना तो ज़रूरी है कि नहीं? अगर वो नहीं करोगे तो आप कितनी जगह पे जाके जॉइंट को अपने रिप्लेस करोगे। तो इसीलिए आयुर्वेदा यहाँ पे बहुत अच्छे से हेल्प करता है। नॉर्मली ऐसे बोला जाता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर जो भी होते हैं, उनके पास ज्यादातर जो पेशेंट है ये ऐसे ही पेशेंट आते हैं जिनमें जॉइंट का पेन है, कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, क्योंकि एलोपैथी में उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट पूरी तरीके से कंफर्म ट्रीटमेंट नहीं होता है, सिर्फ टेम्पररी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। बट यस, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर सही तरीके से आप फॉलो करते हो तो यकीनन आपको बहुत अच्छे से राहत आपके प्रॉब्लम में मिल सकती है। उसके बेनिफिट क्या-क्या है, क्योंकि ये होलिस्टिक अप्रोच है। सिर्फ़ आपके घुटनों के ऊपर काम नहीं किया, अगर घुटनों का दर्द है, लेकिन बाकी के भी, इसका मतलब दिस इज़ द इंडिकेशन, दिस इज़ द अलार्म कि अभी घुटनों में तकलीफ है तो आगे जाके अभी दूसरे जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो पहले से उसको अवॉइड करने की कोशिश हम लोग करते हैं। डाइट एंड लाइफ़स्टाइल के ऊपर फोकस किया जाता है, क्योंकि रूट कॉज़ को अगर हम लोग ठीक करेंगे तो डेफिनिटली जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो सही तरीके से ठीक हो सकता है। मेडिसिन का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कुछ सिंगल ड्रग्स होते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स दवाइयाँ होती है, उसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसी के साथ-साथ पंचकर्म ट्रीटमेंट, ये आयुर्वेद का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम लोग जैसे इक्का है हमारे हाथ में, ये पंचकर्म मतलब, तो ये इक्के का यूज़ करके हम लोग मसाज, फोमेंटेशन करना, अलग-अलग टाइप्स की बस्ती पंचकर्म करना, जानु बस्ती करना, कटी बस्ती करना, तो ये जो अलग-अलग पंचकर्मा प्रोसेसेस है, उसको भी हम लोग अगर सही तरीके से करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपका जो घुटना है, बहुत अच्छी तरीके से घुटना या और कोई भी जॉइंट जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, वो ठीक हो सकता है और आपकी जो लाइफ़ है या आपकी जो आगे की क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, वो इम्प्रूव हो सकती है। एंड रसायन चिकित्सा का मीनिंग होता है कि अभी तो आपका जो जॉइंट्स है, वो अच्छे हैं, हड्डियाँ अच्छी है, लेकिन आगे जाकर आपको कुछ नहीं हो, उसके लिए किस तरीके से आपको खान-पान में बदलाव करना ज़रूरी है, किस तरीके से की मेडिसिन आपको लेनी चाहिए कि जो आपके हड्डियों को और जॉइंट को मजबूत कर सकती है, आगे जाके उनमें कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो, इसके लिए आपको मदद कर सकती है। तो इस तरीके का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने का अप्रोच रहता है और इसीलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ये सभी प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है। क्योंकि दूसरी कुछ भी ट्रीटमेंट करो, टेम्पररी रिलीफ मिलता है। कितने सारे हमारे पेशेंट है कि पेन किलर डेली खा रहे हैं। पेन किलर खाते हैं तो अच्छा लगता है। पेन किलर का इफ़ेक्ट चला जाता है 8 घंटे के बाद, तो फिर से उनका जो दर्द है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का सहारा लेना आवश्यक है और वहाँ पे अच्छी तरीके से आपको बेनिफिट भी मिलता है। अभी किस तरीके से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं?
सबसे पहले ये पंचकर्म ट्रीटमेंट से पहले मैं एक डाइट के बारे में बताती हूँ, क्योंकि डाइट जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाली सभी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार, एक मिनट। आयुर्वेद के अनुसार ये जो भी बीमारियां हम देख रहे हैं जॉइंट से रिलेशन में, उसका मेन रीजन है शरीर के अंदर वात बढ़ना। अगर आयुर्वेदिक पैथोलॉजी या आयुर्वेदिक के हिसाब से संप्राप्ति अगर हम लोग देखें, तो संधिगत वात, आम वात या जो कुछ भी ये बीमारी है, उसका मेन हेतु है वातकर आहार विहार। वातकर आहार विहार मतलब जो भी हम लोग खाते हैं, बहुत ज्यादा आजकल लोग बहुत ज्यादा ड्राई खाना खाते हैं, सूखा खाना खाते हैं, घी का, तेल का इस्तेमाल नहीं करते, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी की वजह से बोलो या कोलेस्ट्रॉल के डर की वजह से बोलो। परंतु ये स्निग्धता का अभाव आजकल हमारे खाने में बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुका है। तो वो एक महत्वपूर्ण कारण है। देन हमारी लाइफस्टाइल, जो सोने का और उठने का हमारा समय, सुबह बहुत लेट उठना जो कि कफ का काल होता है, तो कफ बढ़ने का वो कारण जो समय है 8, ये नॉर्मली 6 से 10, ये कफ का काल है। तो 6 बजे के बाद 10 बजे तक अगर हम लोग उठ रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग कफ के काल में उठ रहे हैं। तो वो एक रीजन हो सकता है। रात को लेट तक जागना, जो लोग रात को 10 बजे के बाद में जगे हुए रहते हैं, ज्यादातर लोगों को में उसमें वात वृद्धि होना एक बहुत कॉमनली फाइंड आउट हो सकता है, होता ही है नॉर्मली। तो ये वात बढ़ने की वजह से उनके शरीर में ये तकलीफ होती है, क्योंकि आयुर्वेद में ये जो बताया है, क्योंकि जो हेतु है उसी को हमको पहले तो ठीक करना है। तो जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसको क्वेश्चनिंग किया जाता है उसके खाने पीने के बारे में, उसके आहार विहार के बारे में, तब ये सब चीजें पता चलती है, उसको हम लोग करेक्ट करने के लिए एडवाइस करते हैं। दूसरा, जो जंक फूड का अति मात्रा में सेवन, जो नॉर्मली सभी बीमारियों में हम महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि ये जो जंक फूड है, ब्रेड है, पिज्जा है, बर्गर है, वड़ा पाव है, ये सभी चीजें वात को बढ़ाने वाली है। अगर जितना आपके शरीर में ये वात बढ़ते जाएगा, उतना वो शरीर में कहीं ना कहीं पे जाके एक्यूमुलेट होगा। और ज्यादातर ये जॉइंट में एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि जॉइंट या जो संधि है, यह वात का प्रमुख स्थान है। तो जब भी जैसे हमको कभी भी कोई तकलीफ होती है, तो या हमको कभी कोई किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आया, तो हम लोग अपने मम्मी के पास जाके या घर पे जाके घर वालों के ऊपर जाके चिल्लाते भी है, गुस्सा भी करते हैं, या उनके पास हमारा जो माइंड है वो खोल के बोल भी सकते हैं। द सेम वे, जहाँ पे जिसका स्थान है, वहां पे वो व्याधि ज्यादा होने की संभावना है। और इसीलिए ये जॉइंट्स जो है वात का स्थान है। और इसीलिए जब वात बढ़ता है बॉडी में किसी भी वजह से, तो वो जाके वो संधियों में जमा हो जाता है, और उसकी वजह से संधियों का पेन होना शुरू हो सकता है। तो इसीलिए उसके ऊपर भी फोकस करना बहुत जरूरी है। तो जो भी ट्रीटमेंट हम लोग शुरू करते हैं, सबसे पहले डाइट मॉडिफिकेशन। डाइट में अगर आपने सही तरीके से खान पान में थोड़े से बदलाव किए, पूरी हिस्ट्री लेके हमको पता चलता है कि पेशेंट क्या ऐसे गलत खा रहा है। दूसरा एक रीजन होता है विरुद्ध अन्न। विरुद्ध अन्न मतलब इनकॉम्पैटिबल फूड। जो चीजें अलग अलग, दोनों चीजें अगर देखेंगे तो वो अच्छी है, परंतु एक साथ में जब वो करेंगे तो वो गलत, या उसके टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी के अंदर हो सकते हैं। ऐसे विरुद्ध अन्न का सेवन, ये भी एक वात वृद्धि करने का महत्वपूर्ण कारण है, तो उसको भी अवॉइड करना जरूरी होता है। और ये सब दवाई देने से पहले या पंचकर्म करने से पहले, ये सब चीजें करके हम देखते हैं कि पेशेंट को कितना फर्क पड़ता है और कितना उनको बेनिफिट मिलता है। और फिर उसके बाद जब उनको फायदा उससे भी नहीं होता है, तब हम लोग आगे जाकर ट्रीटमेंट करते हैं या पंचकर्म ट्रीटमेंट को किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले जैसे हमने देखा कि पीछे वाली साइड, हाँ, तो सबसे पहले तो अभ्यंग। अभ्यंग मतलब ऑयल मसाज करना। ऑयल मसाज क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑयल जो है ये वात को कम करने के लिए सबसे बड़ा कारगर ऐसा एक उपाय है या इलाज है। तो ऑयल, कोई कोई भी ऑयल, नॉर्मली आप कुछ भी नहीं पता है ना, तो तीड़ का तेल जो है अगर रेगुलरली अपने घुटनों पे लगाते हो, ये आयुर्वेद की, बोलते हैं ना, हमारी हिंदू संस्कृति है कि हमारे पहले के जो लोग हैं रेगुलरली बॉडी को मसाज किया जाता था ऑयल से, जिसकी वजह से उनकी जो हड्डियां हैं, उनके जो मसल्स है वो मजबूत होते थे। बट आजकल हम लोग दिवाली में भी बहुत बहुत होगा तो एक आधा दिन के लिए अभ्यंग किया जाता है। बट ये ऑयल मसाज करना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारी बॉडी को एक ऑयलिंग मिलता है, बॉडी के अंदर का जो वात है वो कम करने के लिए मदद मिलती है। तो ये अपने हाथ से अगर आप लगाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या कोई लगा के देने वाला है तो और भी अच्छा। अभ्यंग के लिए आप सिंपल तिल तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। तिल तेल के अंदर थोड़ा कपूर आप डाल सकते हो, वो आपको वात शमन करने के लिए मदद कर सकता है। जिसमें ज्यादा स्वेलिंग है या ज्यादा मॉर्निंग स्टिफनेस जैसा अगर है, तो मोहरी का तेल भी इस्तेमाल करने के लिए हम लोग बोलते हैं।
उसके साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों वाले तेल होते हैं, जैसे महानारायण तेल हो गया, सहचर तेल हो गया, धानवंतर तेल हो गया, मायोस्टाल ऑयल हो गया। ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक कंपनियां जो है वो तेल बनाती है। ये शतावरी तेल, महानारायण तेल, ये सभी चीजें जो है वात को कम करने वाली होती है और इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जब किसी को आम या जैसे मतलब स्टिफनेस वाला पेन है, मॉर्निंग रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाला पेन है, तो उसमें हम लोग विषयगर्भ तेल नाम का एक तेल आता है, उससे हम लोग ऑयल मसाज पेशेंट को देते हैं। देन पंचकर्मा ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि पंचकर्मा ट्रीटमेंट जो है ना, बॉडी के अंदर के जो जमे हुए टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने का काम करती है। अगर आपके बॉडी में कचरा जमा है और ऊपर से मैं कितनी भी दवाई दूं या तेल लगाओ तो भी वो बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। उस वक्त अगर वो पंचकर्मा ट्रीटमेंट से बस्ती करने से वो कचरा पूरा टॉक्सिन निकल जाते हैं बाहर, तो पेशेंट को बहुत जल्दी राहत मिल सकती है। और इसीलिए बस्ती, जिसको मेडिकेटेड एनिमा बोला जाता है, अलग अलग बीमारियों के अनुसार अलग अलग दवाइयों का हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं। जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार दवाइयाँ, कभी तेल का, कभी काढ़े का, कभी दुग्ध से बना हुआ, दूध दूध से सिद्ध किया हुआ बस्ती, कभी सिर्फ गुड़ और इमली और इससे बना हुआ वैतरण बस्ती जो आमवात में हम लोग देते हैं। ऐसे बस्ती के अलग अलग प्रकार है जो पेशेंट के हिसाब से उसके बीमारी के अनुसार हम उसको देते हैं। परंतु इस बस्ती चिकित्सा से उसका शोधन होता है, बॉडी का क्लीन अप हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत अच्छी तरीके से बेनिफिट उसके जॉइंट पेन में मिल सकता है। देन स्वेदन ट्रीटमेंट, सेकाई करना। घर पे भी आप सिकाई कर सकते हो, गर्म पानी से नॉर्मली लोग करते हैं, गर्म पानी से सेक करना या तवे पे कपड़ा रख के वो गर्म करके उससे सेक करना। पोटली मसाज हम लोग का एडवाइस करते हैं घर पे कि कोई एक रुमाल ले लो, उसमें नमक डाल दो, उस नमक की पोटली को तवे पे गरम करो और उससे आप घुटनों पे या जॉइंट पे सेक कर सकते हो, उससे भी आपको आराम मिल सकता है। आमवात के पेशेंट में हम लोग वालू का पोटली स्वेद कहते एडवाइस करते हैं, जिसमें कि वालू या तो जो रेत होती है उसको कपड़े में लेकर पोटली बनाकर उसकी गरम करके उसको अगर सेकेंगे तो वहां का स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, जो रेडनेस है वो कम होने में मदद मिलती है। अलग अलग टाइप के पत्थर पोटली स्वेद, एरंड पत्र का गरम करके वहां पे स्वेदन करना, ये भी एडवाइस किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। जानू बस्ती ट्रीटमेंट, कट्टी बस्ती ट्रीटमेंट, जिसमें कि जानू पे, घुटने पे एक तेल ऑयल का एक उड़द की दाल के आटे से गोल बनाते हैं हम लोग और उसमें आधे घंटे पौने घंटे तक तेल डाल के रखा जाता है, जो कि धीरे धीरे एक माइन्यूट लेवल पे जो हमारा सर्कुलेशन होता है उसमें वो तेल एब्सॉर्ब हो जाता है और घुटने का जो ऑयलिंग है, घुटने का जो जहाँ पे ड्राइनेस आया है बहुत ज्यादा, वो कम होता है। वैसे ही मन्याबस्ती, जिसको गर्दन में पेन है उसके लिए मन्याबस्ती किया जाता है। पिंड स्वेद किया जाता है। पिंड स्वेद मतलब अलग अलग दवाइयों के पत्र लेकर उसको अच्छी तरीके से सब्जी जैसे बनाते हैं वैसे सब्जी के जैसे उसको एक पोटली में बना भर के फिर बाद में सिकाई किया जाता है तेल में मिला के, तो उसको पिंड स्वेद बोला जाता है। ये कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे है कि ये जो जानू बस्ती है, दोनों घुटनों के ऊपर तेल रखना आधे से पौने घंटे तक, इसको जानू बस्ती कहा जाता है। उससे बहुत ज्यादा राहत पेशेंट में दिखाई देती है। कटी बस्ती है, मन्या बस्ती है, जहां जहां पे दर्द है वहां वहां पे हम लोग ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये पोटली मसाज है, जिसको पिंडस्वेद भी बोला जाता है, पोटली मसाज भी बोला जाता है। इसके अंदर की दवाइयाँ चेंज होती है पेशेंट के हिसाब से, बट प्रोसीजर जो है वो सेम होती है। उसके साथ साथ अग्निकर्म, मैंने यहाँ पे फोटो नहीं डाला है, परंतु अग्निकर्म एक बहुत ही किफायती और बहुत ही ईज़ी ट्रीटमेंट है कि जिसमें जो पेनफुल आपका एरिया है, जहाँ पे आपको दर्द है, वहाँ पे एक सुवर्ण सोने की शलाका है हमारे पास, उसको गरम करके अगर स्पेसिफिक पॉइंट पे हम लोग आपको एक हल्का-सा गरम झटका देते हैं या एक सेक देते हैं, जिससे कि वो इंस्टेंटली आपका पेन जो है कम हो सकता है। तो ये सब ट्रीटमेंट आयुर्वेद में हम लोग करते हैं। उसी के साथ-साथ कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल होता है। हल्दी जो है बहुत ही लाभकर साबित होती है, अश्वगंधा जैसी दवाइयाँ हैं, जिंजर जिंजर का होम एक बोलते हैं ना, घरगुती नुस्खा मैं आपको बताती हूँ कि जिसको भी जॉइंट में पेन है, कोई भी जॉइंट में आपको पेन होगा, अगर आपके और आप अपने सबके घर पे अदरक तो होता ही है, जिंजर होता ही है, तो उस जिंजर को, उसका रस निकाल लो, उसको मिक्सर में घुमा दो या थोड़ा पानी डाल के उसका रस निकाल लो और वो रस को जहाँ पे आपको जॉइंट में पेन है, वो जॉइंट पे लगा के रखो। एक आधे घंटे तक वो लगाओ, सूख जाएगा, बाद में उसको निकाल देना। या सौंठ का पाउडर आपके पास है, तो उसका भी लेप पानी में मिला के उसका आटा थोड़ा-सा पतला-सा आटा बना के उसको हल्का-सा गरम करके अगर आप घुटनों पे लगाते हो, जॉइंट पे लगाते हो जहाँ पे आपको दर्द है,
तो डेफिनेटली आपका ये जॉइंट का पेन है वो कम हो सकता है, क्योंकि जिंजर या सूंठ जो है आम को कम करने वाली है, वात को कम करने वाली है और इन्फ्लेमेशन सूजन को भी कम करने वाली है। इसके लिए ये बहुत ज्यादा एक होम रेमेडीज के तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। शल्यक की जैसी कुछ औषधियां हैं जो कि अस्थि को पोषण देने वाली होती है। गुगुड़ू है, सीसम, तिल, तिल को सेवन करना, क्योंकि जितना आप तिल का सेवन करोगे उतना आपके शरीर के अंदर से भी घुटनों का या जॉइंट का ऑयलिंग होने में मदद मिलेगी। मेथी दाना जिसमें आम है, जिसमें ज्यादा स्टिफनेस है, ऐसे कंडीशन में जिसमें कफ की वजह से जॉइंट में पेन है, उसमें मेथी दाने का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बहुत सारी औषधियां है, महायोगराज गुगुड़ है, कैशोर गुगुड़ है, गोक्षुरादि गुगुड़ है, महावात विध्वंस दवाइयां है, एकांगविद है। ऐसे बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल कॉम्बिनेशन, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हम लोग करते हैं, ताकि पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से रिलीफ मिले, उसको फायदा मिले। और ये सब करने के साथ साथ उसके अस्थियों को बल देना, उसके बोन्स को बल देना, क्योंकि एक ही जॉइंट पे फोकस नहीं करना है। भले आज उसको घुटने में दर्द है, लेकिन आगे जाकर उसको पीठ में, कमर में, कहीं पे भी दर्द हो सकता है। और उसी इसीलिए कैल्शियम का सपोर्ट, विटामिन डी का सपोर्ट और प्रोटीन का सपोर्ट मिलना भी जरूरी है, जो एलोपैथी में भी कहा जाता है। परंतु आयुर्वेद के अनुसार ये जो हड्डियां है या जो बोन्स है, ये अस्थि धातु है। और अस्थि धातु का पोषण अगर आपको अच्छा करना है, तो उसके पहले के जो धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, फिर अस्थि आता है। तो ये सभी धातुओं का पोषण अगर सही तरीके से होता है, तभी आप जो कैल्शियम की दवाइयां ले रहे हो, विटामिन की दवाइयां ले रहे हो, वो आपको बेनिफिट करेगी। बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि बहुत सारे लोग 3-3, 6-6 महीने से कैल्शियम की दवाई लेते हैं, विटामिन डी का भी मेडिसिन रेगुलरली डोज जो है वो लेते हैं, परंतु उसका एब्सॉर्प्शन ही बॉडी के अंदर नहीं होगा, तो वो बेनिफिट आपको नहीं कर पाएगा। और इसीलिए सबसे पहले जो डाइजेशन सिस्टम है उसको ठीक कराना, ये सभी बीमारियों में मेन हमारा एक फोकस है, इम्पोर्टेंट हमारा एक काम होता है, कि जब वो करेंगे तो अपने आप से बाकी की जो दवाइयां हम लोग दे रहे हैं उसका एब्सॉर्प्शन अच्छी तरीके से होता है और पेशेंट को बेनिफिट मिलता है। और यही पे दैट इज ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा की जो रूट है, जहां से ही प्रॉब्लम चालू हुआ है, वहीं पे हम लोग पहले ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। तो कैल्शियम और विटामिन के लिए आयुर्वेद में भी अस्थि पोषक, अस्थि पाचक ऐसी दवाइयां बताई गई है, मज्जा पाचक दवाइयां बताई गई है, जो आपके बोन्स को, अपने बोन्स की हेल्थ को अच्छा कर सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस अगर आपको है, तो आभा गुगुर, लाक्षा गुगुर, ऐसे कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपकी बोन्स की डेंसिटी को बढ़ाने का काम, अस्थि का पोषण बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। उसी के साथ साथ पंचकर्म में पंचतिक्त शिर बस्ती, एक ये ऐसी बस्ती चिकित्सा है कि जो आप अगर रेगुलरली करते हो 3 महीने तक, तो ऐसे पेशेंट है कि जिनको घुटनों का ऑपरेशन करने के लिए बोला है, वो घुटने पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। उनका जो कार्टिलेज का जो डिजनरेशन हो चुका है, वो फिर से रीजनरेट होने के लिए इससे मदद मिल सकती है। ऐसा ये बस्ती है, जिसमें दूध के साथ और कुछ दवाइयां मिलाकर वो बस्ती हम लोग पेशेंट को घर पे ही लेने के लिए बोलते हैं। तो बहुत इजी इजी ऐसी कुछ ट्रीटमेंट्स है, अगर उसको आप सही तरीके से, बट आपके नजदीकी वैद्य जो भी होंगे उनकी सलाह से अगर आप करोगे, तो यकीनन आपका जो भी घुटने का या जो भी जॉइंट का प्रॉब्लम होगा, 100% ठीक हो सकता है। कम से कम आप उसको कंट्रोल में तो रख सकते हो। एज से एज के रिलेशन में होने वाला प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है, बट उसको हमको कंट्रोल में रखना है। उसको हमको ज्यादा, जितनी उम्र उनकी है वो पेशेंट के, जब तक वो है तब तक उनको अपने पैरों पे चलते रहना, अपना कार्य खुद अपने अपनी तरह से करना, ये आवश्यक है, ताकि उनकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना बन जाए आगे जाकर। इसीलिए ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। तो इस तरीके से अगर सभी अंगों का विचार कर अगर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छी तरीके से फायदा उसमें मिल सकता है। तो अपने हड्डियों का और बोन्स का अच्छी तरीके से ख्याल रखना, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यस, सो थैंक यू सो मच। सर्वे संतु निरामयाः, सबको भगवान अच्छी निरामय आयु प्राप्त करे, अच्छी हेल्थ प्राप्त हो, इसी कामना के साथ आज का ये सेशन हम लोग खत्म कर रहे हैं। आप में से किसी को अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हो। ओके, ठीक है।
चलो, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, दैट मीन्स यू शुड अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। एंड डेफिनेटली आप अपने आप को जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, कभी भी हमसे कंसल्ट कर सकते हो, आपके आजू-बाजू में जो भी वैद्य होंगे उनसे कंसल्ट कर सकते हो। परंतु याद आपको यही एक चीज़ रखनी है कि जो भी ट्रीटमेंट आपको करना है, आपके रूट कॉज़ को ध्यान में रख के अगर आप करते हो, उसको सही तरीके से अगर आप बेसिक से ही उसमें प्रॉब्लम है, तो ऊपर-ऊपर से कितना भी मलहम लगाओ, कितने भी ट्रीटमेंट करो, वो फ़ायदा आपको नहीं करने वाला है। तो इसीलिए पहले तो आपको रूट कॉज़ को एनालाइज़ करना, अच्छी तरीके से आयुर्वेद के अनुसार निदान करना, क्योंकि ये जो बोन्स की और हड्डियों की बीमारियाँ हैं, उसके मल्टीपल रीज़न्स हमने देखे। आयुर्वेद में भी उसका निदान करना, कौन-सा दोष पड़ा है, कौन से दोषों की वजह से ये जॉइंट में प्रॉब्लम हुआ है, वो अगर हम लोग सही तरीके से जानते हैं, समझते हैं और फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो डेफ़िनेटली पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा मिलता है। सो थैंक यू सो मच। आपने ये सेशन सही तरीके से समझ लिया, सुन लिया और आज की इस 5वें दिन का हमारा ये 5वां सेशन था। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल विथ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।